वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। आज हम स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी करेंगे। स्टूडेंट्स, क्या है मेन ये थ्योरी, क्या इसका बेस है? देखिए, जो हमारा व्यवहार है उस व्यवहार के प्रति जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है, मतलब जो कि हमें एक रिवार्ड के रूप में मिले या हमें एक पनिशमेंट के रूप में मिले, वो हमारे क्रिया होने की संभावना को प्रदर्शित करता है। मतलब कि हमारा व्यवहार, अगर हमने कोई भी क्रिया करी और उसके बदले हमें रिवार्ड मिला तो नेचुरली सी बात है कि हम उस कार्य को बारी बारी करेंगे। और अगर किसी व्यवहार की वजह से, किसी कार्य की वजह से हमें पनिशमेंट मिलेगी तो हम उस काम को दोहराना नहीं चाहेंगे। तो व्यवहार के कारण किसी क्रिया का होना उसके होने ना होने पे या दोबारा होने पे डिपेंड करता है। एक स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल सा हम आपको एग्जांपल दूंगी, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे आपने कोई भी काम किया, क्लास में कोई भी काम किया और टीचर ने सिर्फ स्माइलिंग फेस से आपको देखा, तो आपको टीचर का रिस्पॉन्स पता लग गया कि आपका कार्य बिल्कुल ठीक है। और यही अगर टीचर ने आपको गुस्से से देखा तो आपको उससे भी पता लग जाएगा कि ये काम आपने रिपीट नहीं करना है, ये काम ठीक नहीं है। तो यही सिर्फ एक छोटी सी बात कि स्माइलिंग फेस या हम ये कहें एंग्री फेस से ही हमें पता लगता है कि हमारा काम ठीक है या नहीं है। यही इस थ्योरी का बेस है, इसी पे ये टिकी हुई है कि कार्य के बाद जो हमारी रिवार्ड है वो उस कार्य को होने ना होने के लिए दोबारा किस तरह से प्रेरित करती है, हमारे व्यवहार पर डिपेंड करता है। तो इसी के साथ आइए स्टूडेंट्स, इसी स्माइलिंग फेस के साथ हम इस थ्योरी को डिटेल में समझते हैं। Thorndike's law of effect is starting point for Skinner's operant conditioning theory. थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट है वो हमारे स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का स्टार्टिंग पॉइंट्स है। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं थॉर्नडाइक ने लर्निंग के 3 लॉज बताए हैं, जिनमें से एक है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। और इस लॉ में थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि अधिकतर हम उस कार्य को ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं और बार बार करना चाहते हैं जिसका परिणाम, जिसका रिज़ल्ट हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, या हम यूँ कहें कि जिससे हमें सेटिस्फेक्शन होता है, हमें सुख प्राप्त होता है, तो वो काम हम बारी बारी और अच्छे से करना चाहेंगे। लेकिन इसके विपरीत, अगर किसी कार्य को करने में हमें कष्ट होता है या हमें उसके रिज़ल्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो हम वो काम नहीं दोहराते हैं, हम उसे बारी बारी या दोबारा भी नहीं करना चाहते हैं। इसी बात के ऊपर ये स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है और यही इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। B.F. Skinner believed that causes of behavior are in environment, not resulted from inner events like thought, feelings or perceptions. B.F. स्किनर ये मानते हैं कि जो हमारे बिहेवियर के कारण हैं, मतलब जिस तरह का हम व्यवहार करते हैं, उसका रीज़न है हमारा एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण, ना कि हमारे इनर इवेंट्स। मतलब इनर इवेंट्स मतलब हमारी सोच, थॉट्स, हमारे फीलिंग्स या हमारी धारणाएं, परसेप्शंस, उनकी वजह से नहीं बल्कि वातावरण की वजह से हमारा बिहेवियर शेप होता है। Even inner events themselves are behaviors shaped by environment. Even जो हमारे inner events हैं वो भी अपने आप में behavior का shape ही हैं, behavior ही हैं एक तरह के, जो कि environment की वजह से develop हुआ है। मतलब environment की वजह से जो हमारा behavior बनता है, जो हमारा व्यवहार होता है, वैसे ही हमारे इनर इवेंट्स होते हैं उसी के आधार पर। ही बिलोंग्स टू बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। जो B.F. स्किनर्स हैं वो बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करते हैं, इसीलिए उन्होंने व्यवहार पर बहुत अधिक चर्चा की है, व्यवहार के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। स्किनर डिफाइंड 2 types of responses, one caused by known stimuli, food, etc., which he calls as respondent behavior.
स्किनर ने दो तरह के रेस्पॉन्सेस के बारे में बात करी है। पहला वो जो कि नॉन स्टिमुली, मतलब ऐसे उद्दीपक जिसके बारे में हम जानते हैं, उसकी वजह से जो हमें रेस्पॉन्स मिलता है उसे हम रेस्पोंडेंट बिहेवियर कहते हैं। मतलब स्किनर ने ऐसे रेस्पॉन्स को रेस्पोंडेंट बिहेवियर कहा है जिसका रीज़न, जिसका कारण, जिसका स्टिमुलस हमें पता होता है। जैसे कि भोजन, हमें भूख लगी है, हमें ये पता है कि हमें भोजन मिलेगा, तो ये हमारे लिए नेचुरल स्टिमुलस है और हम उस तरह का रेस्पॉन्स करेंगे। तो रेस्पोंडेंट बिहेवियर वो हुआ जो नॉन स्टिमुलस से हमें मिलता है। रेस्पोंडेंट बिहेवियर मतलब प्रतिवादी व्यवहार। सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पॉन्स caused by unknown stimuli, he called it operant behavior। दूसरे तरह के रेस्पॉन्स जो स्किनर ने बताया वो कहते हैं वो हमें मिलता है अननोन स्टिमुली से, मतलब ऐसे उद्दीपक से जिसे हम जानते नहीं हैं, और उन्होंने उसे नाम दिया ऑपरेंट बिहेवियर, क्रियात्मक व्यवहार। In respondent behavior, stimulus preceding, but in operant behavior, stimulus is unknown। जो रेस्पोंडेंस बिहेवियर है उसमें हमें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा स्टिमुलस को हमें पहले से पता होता है, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में, ऑपरेंट बिहेवियर में जो कि क्रियात्मक व्यवहार है, उसमें हमें स्टिमुलस के बारे में नहीं पता होता, वो अननोन होता है। मीनिंग ऑफ ऑपरेंट। Skinner considered operant as an act which constitute an organism doing something. For example, raising the hand, walking and pushing a lever, jerking of one's hand, jabbed with pin, the constriction of pupils in bright light. स्किनर के अकॉर्डिंग ऑपरेंट क्या है? वो ऑपरेंट को एक कार्य की तरह मानते हैं जिसमें कि जीव कोई भी कार्य कर रहा है, जैसे कि हाथ उठाना, रेज करना, हाथ उठाना, चलना या लीवर को दबाना, किसी का हाथ मरोड़ना, पिन से सहलाना, या एकदम तेज लाइट में पुतलियों का एकदम अचानक से बंद कर लेना, संभलना, मतलब किसी भी तरह का कोई भी कार्य जो होता है स्किनर उसे ऑपरेंट कहते हैं, ऑपरेंट मानते हैं। एक्सपेरिमेंट। As part of Skinner's experiments on animals, a rat was placed in a box which is well known later as Skinner box, where pressure on the bar in certain way should result a click, consequently a food pellet for rat। अब हम बात करेंगे स्किनर के एक्सपेरिमेंट की जो कि उन्होंने एनिमल्स पे किए थे। इसमें जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की हमारी थ्योरी है उसमें उन्होंने एक रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक रैट को एक बॉक्स में रख दिया था जिसको बाद में हम स्किनर बॉक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक लीवर रखा गया जिस पे क्लिक होने पर, मतलब उस पे दबाव पड़ने पर चूहे के लिए प्लेट में खाना आ जाता था। मतलब जब वो चूहा उस लीवर को दबाता था तो प्लेट में उसके लिए खाना आ जाता था। द साउंड ऑफ क्लिक इज ए क्यू और सिग्नल टू दैट रैट। इफ इट प्रॉपरली प्रेसेस द लीवर इट इज रिवार्डेड विद फूड। ये जो क्लिक की आवाज़ थी, लीवर दबने की जो आवाज़ थी, ये उस रैट को एक सिग्नल था कि अगर वो इसे प्रॉपरली प्रेस करता है लीवर को तो उसे रिवार्ड के रूप में खाना मिलता था, भोजन मिलता था। द रैट देन रिपीट्स द लीवर प्रेसिंग बिहेवियर एज इट इज रिपीटेडली रिवार्डेड। रैट ने उस लीवर को बारी बारी प्रेस करना शुरू कर दिया, मतलब ये उसके व्यवहार में शामिल हो गया लीवर को बारी बारी दबाना, क्योंकि उसको बारी बारी रिवार्ड मिलता था। वो जितनी बार लीवर दबाता उतनी बार उसको रिवार्ड के रूप में भोजन मिलता था। द रिवार्ड ऑफर्ड इंक्रीज द रेपिटेशन ऑफ बार प्रेसिंग बिहेवियर ऑफ दैट एनिमल। जो रिवार्ड था, रिवार्ड मिलने की वजह से
उसका लीवर को बारी बारी दबाना इंक्रीज होता चला गया और ये उसके व्यवहार में शामिल हो गया। Skinner later extended these simple responses to learning most complex and difficult responses, example human learning. ये जो सिंपल रेस्पॉन्स थे, मतलब इस तरह से सिखाना, सीखना, व्यवहार में परिवर्तन करना, इन्हीं चीज़ों को स्किनर ने आगे जो और मोस्ट कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट रेस्पॉन्सेस थे, जो कि सीखने थे, व्यवहार में शामिल करने थे, लर्निंग के रेस्पॉन्स चाहिए थे, तो इसी को आधार बनाते हुए और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट रेस्पॉन्स की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने इसका प्रयोग किया, जैसा कि ह्यूमन लर्निंग। मतलब जो ये चूहे के साथ उन्होंने प्रयोग करके बताया कि किस तरह से हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, इसी को आधार बनाते हुए उन्होंने कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट रेस्पॉन्स जानने चाहे और वो मानव व्यवहार के तरफ बढ़े और उसको डिटेल में बताया, समझा। Some of the major concepts involved in this theory are followed. जो कुछ मेजर कंसेप्ट इस थ्योरी में बताए गए हैं वो इस तरह से हैं। Definition of reinforcement. Reinforcement is any event that strengthens or increases the probability of responses that it follows. रेनफोर्समेंट की क्या डेफिनेशन बताते हैं, इसमें क्या रेनफोर्समेंट है? रेनफोर्समेंट किसी भी इवेंट में जो हमारे रिस्पॉन्स की प्रोबेबिलिटी है वो उसको मजबूत करता है या बढ़ा देता है। मतलब अगर रेनफोर्समेंट दिया जाए तो हमारे जो रिस्पॉन्सेस हैं, उसको प्रतिक्रिया हैं, उसको करने की, रिस्पॉन्सेस मिलने की जो हमारे इवेंट हैं वो बढ़ जाते हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। रेनफोर्समेंट दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हमारा जो कि होता है, उसको अब हम डिटेल में समझेंगे। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट इज रफली इक्वल टू रिवार्ड। Stimuli like food, water, sleep, sex and termination of pain are primary positive reinforcement. पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हमारा क्या है? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो ये इक्वल है हमारे रिवार्ड के। मतलब पॉजिटिव रेनफोर्समेंट रिवार्ड, कोई ना कोई पुरस्कार, जैसे कि स्टिमुलस हैं हमारे, फूड है, वाटर, स्लीप, सेक्स, टर्मिनेशन ऑफ पेन, मतलब पेन का घटना, ये सब हमारे प्राइमरी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होते हैं। मनी, अपलॉज, अटेंशन, स्माइल आर सेकेंडरी रेनफोर्समेंट। पैसा है, वाहवाही करना किसी की, ध्यान देना, स्माइल, ये सब हमारे सेकेंडरी रेनफोर्समेंट है। In educational context, they are praise, good grades, medals, awards, etc. और इन्हीं सबको अगर हम एजुकेशनल कंटेक्स्ट में नाम दें तो हम इन्हें कहते हैं प्रेज करना, गुड ग्रेड्स देना, मेडल देना, अवार्ड देना। मतलब कि हमारे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या हैं? किसी भी तरह के बच्चे को अच्छे ग्रेड्स दे देना, मेडल देना, अवार्ड देना, उसकी तारीफ करना, प्रेज करना, उसने जो काम किया है उसके बारे में उसे अच्छे रिस्पॉन्स देना हमारा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट, इट इज रेनफोर्समेंट ऑफ ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर बाय टर्मिनेशन और अवॉइडेंस ऑफ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस और कंडीशंस। जो हमारी नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, मतलब नकारात्मक पुनर्बलन है, ये हमारे ह्यूमन या एनिमल के बिहेवियर की वो टर्मिनेशन या अवॉइडेंस है जिससे कि हमें अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है। मतलब क्या है? ऐसा व्यवहार जो कि अच्छा नहीं होता, जो कि ठीक नहीं होता, उसको हटाने की, उस व्यवहार को बदलने की जो हमारी प्रक्रिया होती है, जिसके थ्रू हम बदलते हैं, वो हमारा नेगेटिव रेनफोर्समेंट होता है। मतलब क्या है? अगर किसी बच्चे की कोई गलत हैबिट डेवलप हो रही है, मतलब वो झूठ बोलना या चोरी करना सीख रहा है, तो हम उसे डांट के या मार के हम उसे सही बात बताते हैं, उसका वो बिहेवियर चेंज करते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे गलत काम की तरफ जा रहा है या गलत काम कर रहा है। It is said that if you find that a response successfully end an unpleasant condition, you are likely to repeat it.
देखिए, ये कहा जाता है अगर आपको ये लगता है कि एक रिस्पॉन्स अच्छे से ख़त्म हो गया, एक अनप्लेजेंट कंडीशन उसने बंद कर ली, तो आप उसे दोबारा करेंगे। मतलब हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो हम वो कार्य करेंगे। इट इज़ नेगेटिव स्टिमुलस, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक शॉक, लाउड म्यूजिक, द बिहेवियर वी लर्न इज टू अवॉइड देम। और नेगेटिव स्टिमुलस क्या होगा? जैसे इलेक्ट्रिक शॉक देना, जोर से बोलना, जो हम बिहेवियर अगर ये चीज़ें डेवलप होती हैं तो हम उसे अवॉइड करेंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है, स्विच ऑन एयर कंडीशनर टू अवॉइड द हीट को, गर्मी को कम करने के लिए एयर कंडीशनिंग ऑन करिए। मतलब गर्मी है, हमने गर्मी में नहीं हम बैठ पा रहे, नहीं हमने उसमें बैठना, उसको गर्मी को कम करने के लिए हम एसी चला लेते हैं। इसीलिए जो बिहेवियर हमें नहीं चाहिए, जो अच्छा बिहेवियर नहीं है, उसको हम नेगेटिव रेनफोर्समेंट दे के बदलने की कोशिश करते हैं। नाउ punishment is either adding unpleasant stimulus, for example criticism, prison, scolding, fine, etc., or removing a pleasant stimulus, for example affection, privileges, etc. पनिशमेंट क्या है कि अनप्लेजेंट स्टिमुलस, मतलब जो स्टिमुलस हमारे लिए अच्छा नहीं है, प्लेजेंट मतलब अच्छा लगता है, जो सुखदायी, बट अनप्लेजेंट स्टिमुलस को ऐड करना, जैसे क्रिटिसिज्म को या प्रिजन को, कि डांटना, बच्चे को क्रिटिसाइज करना, जब उसका व्यवहार गलत हो रहा है तो हम उसको जब ऐड कर देते हैं अपने स्टिमुलस के साथ, वो हमारी पनिशमेंट है। या प्लेजेंट स्टिमुलस जो कि है प्यार से बोलना, प्रिविलेज देना, उसको हम रिमूव कर देते हैं। मतलब सिंपल सी बात में अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो हम उसमें पनिशमेंट में प्यार से ना बात करते हुए बच्चे को डांट के, मार के, जो हमने सिखाना है, अगर जरूरत पड़े तो गलत व्यवहार उसका होता है तो हम पनिशमेंट भी देते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन पनिशमेंट एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट। इन पनिशमेंट ए नेगेटिव कंडीशन मे बी एडेड, but in negative reinforcement the probability of desired behavior increases by removing unpleasant stimulus, for example electric shock, when a correct response is made. देखिए, पनिशमेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट में डिफरेंस क्या है? पनिशमेंट में हमारी नेगेटिव कंडीशन ऐड हो सकती है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे को अगर पनिशमेंट देते हैं तो बच्चा और जिद में आ जाता है, हो सकता है वो गलत व्यवहार ज़्यादा करने लग जाए। लेकिन नेगेटिव रेनफोर्समेंट में जो हमारा डिज़ायरेबल बिहेवियर है, मतलब हमें जो बिहेवियर चाहिए, वो इंक्रीज होता है जब हम अनप्लेजेंट स्टिमुलस को, मतलब जो कि स्टिमुलस, जो कि उद्दीपक हमारे लिए ठीक नहीं है, जैसा कि इलेक्ट्रिक शॉक, तो जब हम उसे रिमूव करते हैं तो जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है, जो हमें बिहेवियर चाहिए, उसके होने की संभावना बढ़ती जाती है जब एक सही रिस्पॉन्स हम देते हैं, करते हैं। मतलब जैसे जैसे हम सही रिस्पॉन्स देने लग जाते हैं तो अनप्लेजेंट स्टिमुलस को रिमूव कर दिया जाता है। तो रेनफोर्समेंट में ज़्यादा संभावना होती है डिज़ायरेबल बिहेवियर तक पहुंचने की, जबकि पनिशमेंट में मे बी वो हम ना पहुंच पाएँ, वहाँ तक ना मिले, नेगेटिव कंडीशन ही ज़्यादा हो जाए। डिसएडवांटेजेस ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट के क्या हमें नुकसान होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं? पनिशमेंट इंडिकेट्स दैट बिहेवियर इज अनएक्सेप्टेबल बट डज नॉट हेल्प पीपल डेवलप मोर अप्रोप्रिएट बिहेवियर। पनिशमेंट ये तो इंडिकेट करती है कि जो आपका बिहेवियर है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो नहीं सबके लिए ठीक है, अच्छा है, लेकिन वो ये मदद नहीं करती कि एप्रोप्रिएट डेवलप जो बिहेवियर है उसे डेवलप किया जाए। मतलब पनिशमेंट देने से ये तो पता लग गया व्यक्ति को कि अगर हमें पनिशमेंट मिली है तो हमारा व्यवहार ठीक नहीं था, लेकिन क्या व्यवहार ठीक होना चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना है, वो पनिशमेंट से हमें पता नहीं लगता है। Punishment often leads the victim fearful, feels angry and hostile toward punisher. पनिशमेंट से अधिकतर क्या होता है, जो विक्टिम है, जिसे पनिशमेंट दी जा रही है, वो डर जाता है, घबरा जाता है, उसे गुस्सा भी आता है, जो पनिशमेंट देने वाला है उसके प्रति नेगेटिव भी हो जाता है। मतलब सही रूप से उसका बिहेवियर वहाँ पे नहीं विकसित होता है, बल्कि डर की भावना, गुस्सा, ये सब उसमें डेवलप हो रहा है। एंड दिस रिएक्शन में बी अकम्पनीड बाय
desire to retaliate or to avoid or escape from the punisher and punishing situation. For example, run away from school to fight with teacher etc. इससे क्या होता है कि जब हमें पनिशमेंट देने वाले के प्रति हमें गुस्सा है, हमें उसे या डर लग रहा है, तो हमारी क्या इच्छा है, जिसे पनिशमेंट मिल रही है वो उस सिचुएशन को ही अवॉइड करना चाहेगा, उस पनिशमेंट देने वाले से भागना चाहेगा या उस सिचुएशन से निकलना चाहेगा। जैसे कि अगर बच्चे को स्कूल में पनिशमेंट मिल रही है तो वो स्कूल से भाग जाएगा या टीचर के साथ कई बार बहस करने लग जाएगा, जो कि एक ठीक व्यवहार नहीं है। पनिशमेंट फ्रीक्वेंटली लीड्स टू एग्रेशन। पनिशमेंट जो है अधिकतर एग्रेशन में, मतलब इस तरह के गलत व्यवहार में वो उभर के आता है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में आएंगे, डर में रहेंगे, पनिशमेंट से व्यवहार ठीक नहीं होता, एक्सेप्टेबल नहीं होता। हाउ टू मेक पनिशमेंट मोर इफेक्टिव। पनिशमेंट में नॉट बी अवॉइडेड एंटायरली। पनिशमेंट को हम बिल्कुल तो अवॉइड नहीं कर सकते, कहीं कहीं हमें पनिशमेंट देने की ज़रूरत भी होती है। हाउएवर टाइमिंग्स, इट्स इंटेंसिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ पनिशमेंट नीड्स टू कंसीडर केयरफुली। तो जहां अगर हमें देने की ज़रूरत है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि टाइमिंग्स क्या हैं, उसकी तीव्रता क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी क्या हो पनिशमेंट की, जो कि हमें बहुत ध्यान से, मतलब केयरफुली हमें ये कंसीडर करनी है इन बातों को कि हम अगर पनिशमेंट दे रहे हैं तो किस तरह से हम दे रहे हैं। कौन कौन सी बातों का हम ध्यान रखेंगे। अप्लाई इट ड्यूरिंग द मिसबिहेवियर एज सून एज आफ्टरवर्ड्स एज पॉसिबल। हम उसे उस समय दें जिस समय मिसबिहेवियर हो रहा हो, बिल्कुल उसके बाद भी नहीं कि नहीं हम बार बार देते रहें। जिस टाइम मिसबिहेवियर हुआ उसी टाइम हम दे के साथ साथ पनिशमेंट दे के हमें बात ख़त्म कर देनी चाहिए। Second one is ideally it should be of the minimum severity necessary to suppress the problem behavior. A person who wishes to apply punishment must understand that the purpose of it is not to vent anger but rather to modify behavior. बहुत ही ज़रूरी बात है ये कि हमें जो इसकी सीवियरिटी है वो इतनी मतलब होनी चाहिए, मिनिमम रखनी चाहिए कि जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है, मतलब जो उस समय बिहेवियर की वजह से प्रॉब्लम हुई, जो बिहेवियर ठीक नहीं था, हम सिर्फ उस बिहेवियर को दबाने की, उस बिहेवियर को ख़त्म करने की कोशिश करें। जो पर्सन जिसको पनिशमेंट मिल रही है उसको ये बात हम समझाएं या उसके ये समझ में आए कि जो आपको पनिशमेंट मिले वो एंगर या गुस्से की वजह से नहीं हो रहा, वो सिर्फ इसलिए है कि जो आपका बिहेवियर इस सिचुएशन में ठीक नहीं था उसको मॉडिफाई करने के लिए आपको ये पनिशमेंट दी जा रही है। मतलब पनिशमेंट का पर्पस क्या है, ये जिसे पनिशमेंट मिल रही है उसे क्लियर कर देना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि उसे पनिशमेंट क्यों मिली। थर्ड वन इज इट मस्ट बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। A parent or teacher should not ignore misbehavior one day and punish same act next. ये साथ साथ दे देनी चाहिए, मतलब लगातार देनी चाहिए। लगातार का मतलब यहाँ पे ये है कि किसी पेरेंट या टीचर को मिसबिहेवियर इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक दिन कहीं ये सोचे कि आज हम अवॉइड करके इसकी पनिशमेंट हम कल देंगे, ऐसा नहीं। अगर कोई मिसबिहेवियर हुआ है, किसी बच्चे से गलती हुई है, तो हम उसे साथ साथ ही पनिशमेंट दे दें, अगले दिन तक ना ले जाएं, ताकि बच्चे को भी पता लगे कि उसने ये गलत व्यवहार किया था, ये बिहेवियर उसका एक्सेप्टेबल नहीं है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। The principle of operant conditioning may be successfully applied in behavior modification by rewarding an individual whose behavior we wish to modify, wait until the designed behavior occurs and permanently reward him or her. For example, if you praise students' correct responses immediately and if the student increases correct responses, praise can be identified as a behavior change procedure that function as reinforcer.
देखिए क्या इसकी शैक्षिक महत्व है हमारे इस ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की। ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का हमारा सिद्धांत है वो हम सक्सेसफुली अप्लाइड कर सकते हैं किसी भी बच्चे के व्यवहार के मॉडिफिकेशन में। मतलब हम किसी भी इंडिविजुअल को रिवार्ड दे सकते हैं जिसका बिहेवियर हम मॉडिफाई करना चाहते हैं। मतलब जब किसी बच्चे ने अच्छा व्यवहार किया हम उसे साथ साथ हम उसे रिवार्ड दें, और तब तक हम इंतज़ार कर सकते हैं, हम रिवार्ड दे सकते हैं जब तक कि वो व्यवहार उसमें परमानेंटली उसकी एक आदत में शामिल हो जाए। तब तक हम वो व्यवहार को बनाने के लिए, उसे परमानेंटली बनाने के लिए उसे रिवार्ड देते रहें। और हम परमानेंट रिवार्ड कुछ ऐसा दें जब वो बिहेवियर अच्छे से वो सीख जाए तो हम उसे रिवार्ड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि किसी बच्चे ने सही रिस्पॉन्स दिया, इमीडिएटली हमने उसे रिवार्ड दे दिया, तो स्टूडेंट्स के जो करेक्ट रिस्पॉन्सेज हैं वो बढ़ जाएंगे। जैसे इवन टीचर का स्माइलिंग फेस, पेरेंट्स का स्माइलिंग फेस भी एक तरह का रिवार्ड होता है बच्चे के लिए। तो बच्चा सही अच्छा व्यवहार कर रहा है, सही रिस्पॉन्स दे रहा है, तो हम उसे साथ साथ रिवार्ड दे सकते हैं। और ये जो प्रेज करना है, ये जो हमें बच्चे को बढ़ावा देना है, ये उसके बिहेवियर के चेंज में प्रोसीजर में वो आएगा और वो एक रेनफोर्सर की तरह कार्य करेगा। मतलब रेनफोर्समेंट बच्चे को मिल रही है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट बच्चे को मिल रही है, उससे उसका बिहेवियर भी अच्छा शेप हो रहा है, अच्छा बिहेवियर बन रहा है। जो उसमें डर की भावना है कि अगर उसे किसी से डर लगता है वो सब है वो कम हो रहा है, वो इजी से डिफ़िकल्ट की तरह जा रहा है। हम इस तरह से स्टूडेंट को मोटिवेट करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करा सकते हैं। अच्छे व्यवहार की रेपिटेशन होती है, सही से उसके व्यवहार में हर चीज़ें वो सीख सकता है। छोटे छोटे स्टेप्स को अपनाते हुए वो फाइनल अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है और फाइनली बच्चे को भी, सीखने वाले को भी सेटिस्फेक्शन होती है। और नेचुरली बात है, अगर सेटिस्फेक्शन होगी तो हम उस व्यवहार को बारी बारी करेंगे। तो इसी बात से हमने स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स कि जिस काम से हमें सेटिस्फेक्शन होती है, मतलब जिसका हमें रिवार्ड अच्छा मिलता है, जब कोई रिस्पॉन्स आता है और उससे हम सेटिस्फाइड होते हैं तो हम उस कार्य को बार बार दोहराना चाहते हैं। तो यही इसका कंक्लूजन है लास्ट में इस थ्योरी का कि जिस काम से हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी, अगर हमें अच्छा लग रहा है तो हम उस कार्य को बारी बारी करेंगे और ये हमारे बिहेवियर को शेप करने में हमारी मदद करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।